नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आरपीएससी एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर। प्यारे साथियों, मनोविज्ञान का मॉडल पेपर नंबर 18 अपन करेंगे और इसमें भी 30 प्रश्न रहेंगे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। और देखिए साथियों, बिल्कुल आप लोगों ने जो है वो पढ़ाई को निश्चित रूप से कम किया है, जो कि गलत है। इसको लगातार आपको जारी रखना है। एग्ज़ाम अगर 20 जून को भी नहीं होगा तो थोड़ा बहुत आगे चला जाएगा, बहुत ज़्यादा आगे नहीं जाने वाला एग्ज़ाम। ठीक है, इसलिए उसके बाद आपको शायद कम समय महसूस होगा, क्योंकि अभी ऐसा मतलब लॉकडाउन वाली फीलिंग है तो चलो पढ़ाई छोड़ देते हैं बिल्कुल। तो ऐसा जो मन में आपने बना रखा है उसको बाहर निकालिए और पढ़ाई स्टार्ट कीजिए, सफलता तभी मिलेगी। पहला आपका प्रश्न देखिए, मैं ये बार बार ये बातें बोलता हूँ लेकिन फिर भी समझने वाले ही समझते हैं, सब लोग नहीं समझ पाते। चलिए कोई बात नहीं, समय अपने आप समझा देगा। पहला आपका प्रश्न है, बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है व्यक्तित्व निर्माण में, अनुशासन में, कक्षा शिक्षण में या उपयुक्त सभी में। तो बच्चों में संवेगात्मक समायोजन जो है वो कब प्रभावी होता है? तो निश्चित रूप से व्यक्तित्व निर्माण कब नहीं, सॉरी, किस में प्रभावी होगा? तो व्यक्तित्व निर्माण में भी होगा, अनुशासन में भी होगा, कक्षा शिक्षण में भी होगा। तो उपयुक्त सभी निश्चित तौर पे यहाँ पे आपका आंसर आएगा। ठीक है, चलिए अगला आपका प्रश्न देखिए, संवेगात्मक समायोजन का मतलब है कि परिस्थिति को देख करके अपने संवेग जाहिर करने का जो विकास है वो। ठीक है, तो वो व्यक्तित्व निर्माण में भी मदद करेगा, निश्चित तौर पे प्रभाव डालेगा, अनुशासन में भी डालेगा। तो उपयुक्त सभी, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर रहेगा। अगला आपका प्रश्न है कि एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका अर्थ है ए, उनके पास पर्याप्त धन संपदा होनी चाहिए ताकि उसे शिक्षण देने की जरूरत न हो। 3 बी ऑप्शन है, सॉरी, उनका अधिकारियों के उच्च स्तर से संपर्क होना चाहिए, कोई ज़रूरी नहीं है हो। सी ऑप्शन है, उनको अपने विद्यार्थियों की समस्या को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। यानी कि ऐसा टीचर हो जो अपने बच्चों की समस्या का समाधान कर पाए। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ पे निश्चित ही सही उत्तर होगा इसका। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ें। अगला आपका प्रश्न है कि आपको अपनी कक्षा में 2 मंदबुद्धि बच्चों को बैठाने के लिए बोला गया है। आप ए, उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में ग्रहण करने से इनकार करेंगे। बी, प्रधानाध्यापक को उन्हें किसी और कक्षा में बैठाने के लिए बोलेंगे। सी, ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीक सीखेंगे। और डी, इनमें से कोई नहीं। देखिए, आपकी कक्षा में 2 मंदबुद्धि बच्चों को बैठाने के लिए अगर बोल दिया गया है तो मना नहीं करेंगे उनको, है ना, उनको मना नहीं करेंगे। अपन उन विद्यार्थियों को कैसे पढ़ाया जाए ऐसी टेक्निक सीखेंगे। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर यहाँ पे आपका रहेगा। अगला आपका प्रश्न है कि सीखने के प्रतिफल के लिए सही कौन सा है? नया टॉपिक जोड़ा गया है बिल्कुल रीट 2021 में मित्रों, और उसी से यह प्रश्न है कि सीखने के प्रतिफल के लिए सही है। ए, राष्ट्रीय स्तर पर एनसीईआरटी के सहयोग से कक्षा और विद्यार्थियों के सीखने के प्रतिफल को परिभाषित किया गया है। बी, शैक्षणिक सत्र 2017-18 से एससीईआरटी उदयपुर द्वारा कक्षावार एवं विषयवार सीखने के प्रतिफल को निर्धारित मानदंडों में सम्मिलित किया गया है। सी है, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण का आधार भी सीखने के प्रतिफल ही हैं। तो सारी बातें बिल्कुल सही, इसलिए ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी इस प्रश्न का उत्तर जो वो रहेगा। ठीक है, और देखिए सीखने के प्रतिफल में जहाँ तक मुझे लगता है उपयुक्त सभी ऑप्शन वाला, ऑप्शन सही होने वाला प्रश्न ही मेरे हिसाब से इसमें पूछा जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा बिल्कुल नया टॉपिक है, बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा टॉपिक है जिसमें मोटी मोटी चीज़ें हैं एक प्रकार से, वो सारी मैंने आपको बताई हैं। तो वहाँ से उपयुक्त सभी का प्रश्न बनना ज़्यादा सही रहता है। ठीक है, हालांकि बन सकते हैं और भी, लेकिन वो भी अपने आराम से पकड़ में आ जाएंगे, कोई ज़्यादा टफ टॉपिक नहीं है, 1 नंबर आपको आराम से दे करके जाएगा अगर आपने वो वीडियो देखा है। चलिए साथियों, पांचवा आपका प्रश्न है कि विद्यार्थियों का विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? ए, उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा, यह शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा, यह समय बिताने में सहायक होगा, या यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो यहाँ पे आपका सही उत्तर होगा। अगर पहले ऑप्शन को पढ़ करके देखें, आगे जाएं ही नहीं तो पहला ही सही हो जाएगा अपना। ठीक है, लेकिन अपने को चारों ऑप्शन पढ़ने हमेशा हमेशा चारों ऑप्शन पढ़ने से लिए चाहिए, इसीलिए क्योंकि देखिए शारीरिक संतुलन और सहयोग, भाई एक दूसरे के साथ अकेला तो बच्चा खेलेगा नहीं, एक दूसरे के साथ मिल करके टीम बना करके खेलेगा,
जिससे निश्चित रूप से सहयोग की भावना का विकास होगा, सहयोग की भावना का विकास होगा, साथ ही शारीरिक संतुलन का भी विकास होगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर यहाँ पे रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। अगला प्रश्न आपका, बच्चों के बौद्धिक विकास विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को पहचाना गया था, कोहलबर्ग द्वारा, एरिक्सन द्वारा, स्किनर द्वारा, पियाजे द्वारा। तो निश्चित ही साथियों पियाजे आंसर रहेगा। देखिए पियाजे ने एक विकास का सिद्धांत दिया, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जो निश्चित रूप से बौद्धिक विकास से संबंधित है। तो संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में इन्होंने बच्चे की 4 अवस्थाएं बताई। एक तो आपकी बताई थी संवेदी प्रेरक अवस्था, ठीक है, संवेदी प्रेरक अवस्था बताई। दूसरी आपकी इन्होंने बताई थी जो वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इनका टाइम पीरियड भी इन्होंने बताया है। जैसे संवेदी प्रेरक का तो 0 से लेकर 2 वर्ष है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो है उसका 2 से लेकर के 7 वर्ष तक का समय बताया है। उसके बाद मूर्त संक्रियात्मक अवस्था मित्रों बताई है। मूर्त संक्रियात्मक जो अवस्था उसका समय कब से कब तक बताया इन्होंने, उसका समय 7 वर्ष से लेकर के 11 वर्ष तक बताया है। और उसके बाद में आता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है, सबसे उच्च अवस्था यही बताया है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था ये बताई है इन्होंने आपके 11 वर्ष से लेकर के 15 वर्ष। अब देखिए मित्रों एक पॉइंट यहाँ से और निकल के आ सकता है अपने पास कि देखिए जो जीन पियाजे थे उनके अनुसार बौद्धिक विकास जो वो सर्वाधिक किस उम्र में हो जाता है। तो निश्चित रूप से देखिए सबसे ज़्यादा बौद्धिक अवस्था इन्होंने औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था को बताया है। तो आंसर आपका सबसे अधिक पूछा इसलिए 15 वर्ष हो जाना चाहिए। ठीक है, पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास कंप्लीट आपका हो जाएगा 15 वर्ष में। ठीक है, लेकिन अगर एग्जाम में 15 वर्ष ऑप्शन में नहीं है, 14 वर्ष भी दे रखा है, तो निश्चित रूप से वहाँ पे आपको ये नहीं करना कि ये ऑप्शन गलत है वो है ना, 14 वर्ष आपको कर देना। हालांकि 15 होना चाहिए लेकिन 14 वर्ष भी आप कर देंगे तो कोई गलत नहीं है। तो पियाजे द्वारा मतलब बौद्धिक विकास का उच्चतम स्तर किस उम्र में प्राप्त कर लिया जाता है, 15 वर्ष में कर लिया जाता है। ये भी आप ध्यान में रखिएगा क्योंकि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था उन्होंने 11 से 15 वर्ष ही बताइए कि 15 तक पूरा बच्चा प्राप्त कर लेता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका सही उत्तर रहेगा। मेरे हिसाब से बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़े। अगला आपका प्रश्न है कि वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है कहा जाता है। संवेद प्रणोद अवस्था, औपचारिक क्रियात्मक अवस्था, पूर्व क्रियात्मक अवस्था या मूर्त क्रियात्मक अवस्था। तो देखिए साथियों वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना प्रारंभ करता है। देखिए तार्किक रूप से सोचना प्रारंभ करता है तो निश्चित ही ये कौन सी अवस्था होगी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होगी। याद रखिएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा तार्किक रूप से सोचना प्रारंभ करता है। ठीक है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर 4 आपका जो है वो बिल्कुल सही उत्तर रहेगा, जिसका टाइम पीरियड है 7 से लेकर के 11 वर्ष की उम्र में बच्चा तार्किक रूप से सोचना प्रारंभ कर देता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका सही उत्तर होगा। अगला आपका प्रश्न है कि शिक्षा के किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किसने किया। सबको पता है फ्रोबेल के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए जो है वो निश्चित रूप से इस प्रश्न का सही होगा। अगला प्रश्न, श्यामपट्ट को शिक्षण साधन सामग्री के किस समूह में अंतर्मुक्त किया जा सकता है। सर्वे साधन में, दृश्य साधन में, दृश्य सर्वे साधन में। तो देखिए श्यामपट्ट जो है वो आपका एक दृश्य साधन मात्र है, उसमें सुना थोड़ी जाता है, आपका दृश्य साधन है। ठीक है, देखिए श्यामपट्ट के लिए कुछ लोग ये भी बोल सकते हैं दृश्य साधन है, प्लस वहाँ पे टीचर बोल भी तो रहा है इसलिए वो सुनाई भी देता है। तो श्यामपट्ट थोड़ी बोल रहा है, खुद शिक्षक बोल रहा है, तो दृश्य साधन मात्र आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी ही यहाँ पे आपका सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़े। 10वां आपका प्रश्न है कि स्वगति से अधिगम होता है। क्रिया आधारित अधिगम, अभिकर्मित अधिगम, संपूर्ण कक्षा शिक्षण या छोटे छोटे समूह में शिक्षण। तो अभिकर्मित अधिगम में स्वगति से, ठीक है, यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं होती टाइम पीरियड की, स्वगति से अधिगम होता है आपका, है ना, खुद की गति से। ऑप्शन नंबर आपका बी जो वो सही उत्तर इसका रहेगा। अगला आपका प्रश्न है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार शिक्षण इसलिए किया जाता है ताकि एक या ए बालक अपनी योग्यता से भी अधिक उपलब्धि प्राप्त करे, बी बालक या विद्यार्थी ज्ञान का निर्माण करने में सक्षम हो, सी विद्यार्थी स्वयं को परीक्षा हेतु तैयार कर सकें, और डी विद्यार्थियों को सही ज्ञान प्रदान किया जा सके। देखिए चारों ही ऑप्शन आपको ठीक लग रहे होंगे लेकिन उपयुक्त सभी तो है ही नहीं।
लेकिन पाठ्यचर्या 2005 एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षण जो है वो इसलिए होना चाहिए ताकि बालक या विद्यार्थी ज्ञान का निर्माण कर सकें, ठीक है, निर्माण करने में सक्षम हो। तो ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर आपका यहाँ पे रहेगा। बाकी सारे ऑप्शन इसी में समाहित हो जाएंगे, लेकिन ये सबसे अलग ऑप्शन है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आप लगा सकते हैं अगर आपको नहीं भी पता है, ठीक है। अगला आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। कक्षा 5 में अध्ययनरत विद्यार्थी यह तय नहीं कर पा रहा है कि पढ़ना निरंतर जारी रखे अथवा उसे छोड़ दें, क्योंकि विद्यालय में खेले जाने वाले खेल एवं साथीगण दोनों ही आकर्षक हैं, जबकि शिक्षक गण आकर्षक नहीं हैं। इस स्थिति में बालक निम्नलिखित में किस संघर्ष का सामना कर रहा है? ये प्रश्न ऐसे भी हो सकता है कि रीट की तैयारी करने वाले बच्चे जो वो उसको ये नहीं समझ पा रहे हैं कि उसको जारी रखें या उसको छोड़ दें। क्यों? क्योंकि देखिए, आपको निश्चित रूप से लॉकडाउन में मोबाइल्स में गेम खेलना या बाहर गप्पे लड़ाना, दोस्तों के साथ एक प्रकार से रहना, घर परिवार के साथ बातें करना, है ना। तो हालांकि घर परिवार वालों के साथ बातें करना अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन पूरे दिन ही करना वो भी गलत बात है, ठीक है। तो इनमें आपको रहना ज़्यादा पसंद है और किताबें आपको कम पसंद है। तो इस स्थिति में मतलब आप निम्नलिखित में से किस संघर्ष का सामना कर रहे हैं, ये आप बताइए। तो देखिए, एक तो आपकी देखिए यहाँ पे बोला क्या गया है कि सबसे पहले कि पढ़ाई निरंतर जारी रखे अथवा उसे छोड़ दे। तो पहला निरंतर जारी रखे तो पॉजिटिव पॉइंट है, छोड़ दे ये क्या नेगेटिव है। तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव के साथ कौन सा होगा आपका? स्वीकार्य अस्वीकार्य। स्वीकार्य स्वीकार्य नहीं होगा, स्वीकार्य निरस्त्रीकरण नहीं होगा, स्वीकार्य अस्वीकार्य या अस्वीकार्य अस्वीकार्य या स्वीकार्य अस्वीकार्य। तो इसमें सी ऑप्शन सही होगा, स्वीकार्य अस्वीकार्य अवस्था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका सही उत्तर जो है वो 12 के प्रश्न में रहेगा, ठीक है मित्रों। अगला आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित में से शास्त्रीय अनुबंधन का उदाहरण है। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत जो कि पावलोव के द्वारा दिया गया, उसके लिए सही कथन कौन सा है? कुत्ता विद्युत शॉक की मजबूरी को सीख लेता है। बी, कुत्ता घंटी बजने पर लार टपकाना सीख लेता है। सी, चूहा भोजन प्राप्ति हेतु लीवर को दबाना सीख लेता है। तो देखिए, पावलोव ने शास्त्रीय अनुबंधन में चूहे पर नहीं, कबूतर पर नहीं, बल्कि कुत्ते पर प्रयोग किया था, और वो भी आपका प्रयोग किया था कुत्ता घंटी बजने पर लार टपकाना सीख लेता है। क्योंकि घंटी बजाई, उसके बाद भोजन लेकर के आ गए, तो भोजन को देख करके लार टपक गई, दोबारा घंटी बजाई, भोजन लेके आ गए, इस प्रकार कुछ देर किया, उसके बाद में सिर्फ घंटी बजाई तब भी लार टपकने लग गई, ठीक है। तो ये आपका क्या है? शास्त्रीय अनुबंधन हो गया, एक प्रकार से अनुबंधन सिद्धांत है ना। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका सही उत्तर यहाँ पे रहेगा, ठीक है मित्रों। अगला आपका प्रश्न है कि बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम 2009 की धारा 11 के अनुसार ए 3 से 5 वर्ष के बालकों के लिए विद्यालय पूर्व शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था समुचित सरकार के द्वारा की जाएगी। बी ऑप्शन है 3 से 7 वर्ष के बालकों के लिए विद्यालय पूर्व शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था समुचित सरकार के द्वारा की जाएगी। या सी ऑप्शन है 3 से 6 वर्ष के बालकों के लिए विद्यालय पूर्व शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था समुचित सरकार के द्वारा की जाएगी। या डी, इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों, इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 3 से 6 वर्ष के बालकों के लिए विद्यालय पूर्व शिक्षा प्रदान करने की जो व्यवस्था है वो समुचित व्यवस्था सरकार के द्वारा की जाएगी। ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ पे आपका सही आंसर इसका रहेगा, ठीक है। चलिए, अगला आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। एक बालक में संभाषण का कौशल बहुत अच्छा है, किंतु उसका हस्तक्षेप बहुत ही खराब है। सॉरी, हस्तक्षेप नहीं, हस्तलेख, माफी चाहूंगा। उसका हस्तलेख बहुत ही खराब है। यह उदाहरण निम्नलिखित में से किस प्रत्यय की व्याख्या करने में उचित है? ए, अंतर्वर्ग भिन्नता, अंतर व्यक्तिक भिन्नता, अंतर व्यक्तिगत भिन्नता, या अंतः व्यक्तिक भिन्नता। तो अंतः व्यक्तिक और अंतः व्यक्तिगत ये तो एक ही है। अंतः व्यक्तिक भिन्नता जो है वो अंतः व्यक्तिक यानी खुद में ही, है ना, खुद में ही दो चीज़ों में भिन्नता हो जाना। तो यही आपका सही आंसर यहाँ पे रहेगा, ठीक है, क्योंकि उसका संभाषण कौशल अच्छा है लेकिन हस्तलेख खराब है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला आपका प्रश्न है, कक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थी के वार्षिक परीक्षा में 20% अंक आए, जो कि उसकी योग्यता की दृष्टि से बहुत ही कम थे। यह उदाहरण निम्नलिखित में से है? असंतोषजनक एवं अल्प उपलब्धि, असंतोषजनक उपलब्धि, अल्प उपलब्धि, निम्न उपलब्धि। तो ये अल्प उपलब्धि में आएगा। क्यों? क्योंकि देखिए उसकी योग्यता कई ज़्यादा थी लेकिन उससे कम आए,
तो अल्प उपलब्धि रहेगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर रहेगा। ठीक है, असंतोषजनक तो ये होता है कि जितने आने चाहिए थे उतने नहीं आए, या तो बिल्कुल बहुत ही कम रह गए, बिल्कुल कुछ रहा ही नहीं इसमें तो 20% में, तो ये अल्प उपलब्धि आएगी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका आंसर रहेगा। ठीक है, 17वां आपका प्रश्न है कि व्यवहार के क्रियात्मक पक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से आवश्यक है अभ्यास, सृजनात्मकता, पुरस्कार या उच्च स्तरीय बौद्धिक क्षमता। तो व्यवहार के क्रियात्मक पक्ष के लिए क्या आवश्यक है मित्रों, तो इसमें निश्चित ही ऑप्शन नंबर ए होगा, अभ्यास आवश्यक है। ठीक है, अगला आपका प्रश्न है कि कक्षा तीसरी के न्यून दृष्टि वाले बच्चों को ए निम्न स्तर के कार्य करने के लिए माफ करना चाहिए, बी उसके दैनिक कार्यों में उसके माता पिता तथा मित्रों को सहायता करनी चाहिए, सी है कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए व ऑडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान की जानी चाहिए, डी है कक्षा में विशेष बर्ताव करना चाहिए। तो ऑप्शन सी होगा, है ना, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही उत्तर होगा। न्यून दृष्टि वालों के लिए ऑडियो वगैरह अपन बुक का प्रयोग कर सकते हैं। अगला आपका प्रश्न है कि बालक के शारीरिक विकास को न्यूनतम रूप से प्रभावित करने वाला कारक है। बालकों के शारीरिक विकास को न्यूनतम सबसे कम मतलब जो प्रभावी करे वो कारक है पौष्टिक भोजन, आनुवांशिकता, खेल कूद या अध्यापक तथा विद्यालय। तो देखिए शारीरिक विकास को अध्यापक और विद्यालय बहुत ही कम प्रभावित करते हैं, बाकी पौष्टिक भोजन, खेल कूद और आनुवांशिकता के लिए तो ये कहा जाता है कि आनुवांशिकता जो वो सर्वाधिक प्रभावित करती है। काफ़ी जगह मैंने इस चीज़ को पढ़ा है। ठीक है, अभी इसमें मैं क्लियर नहीं हो पाया हूँ मित्रों, लेकिन काफ़ी जगह काफ़ी बुक्स में मैंने पढ़ा है कि आनुवांशिकता जो शारीरिक विकास को सर्वाधिक प्रभावित करती है। ठीक है, उसमें विकलांगता के कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए, है ना। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी जो है वो सही आंसर रहेगा। सबसे न्यून पूछा है तो ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 20 कि मानव चिंतन में तर्क का प्रारंभ निम्नलिखित में से किस अवस्था में होता है, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, प्रौढ़ावस्था में या जरा अवस्था में। तो मित्रों इस प्रश्न का जो आंसर रहेगा आपके 20 के प्रश्न का आंसर वो रहेगा आपका बाल्यावस्था में। देखिए जो आपकी जो अवस्थाएं मैंने बताई जीन पियाजे की, जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो कि 7 से लेकर के 11 वर्ष तक है, तो 6 से लेकर के 12 वर्ष तक आपका बाल्यावस्था होती है। इस अवस्था में जो है वो बच्चा तार्किक चिंतन करना प्रारंभ कर देता है। तो चिंतन में तर्क का प्रारंभ 7 से 11 वर्ष यानी कि बाल्यावस्था में होगा। उस आधार पर आप आराम से आंसर कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा। अगला आपका प्रश्न कि अधिगम की व्याख्या उस व्यवहार परिवर्तन के संबंध में नहीं की जा सकती है जिनका संबंध होता है ए जन्मजात प्रवृत्तियों से, बी परिपक्व तथा शरीर की अस्थायी स्थितियों से, ए व बी दोनों, या डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी परिपक्व तथा शरीर की अस्थायी स्थितियों से अधिगम की व्याख्या उस व्यवहार परिवर्तन के संबंध में नहीं की जा सकती। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है आंग्ल शब्द यानी अंग्रेजी भाषा का शब्द जो है पर्सनैलिटी का उद्भव हुआ, तो इसका तो निश्चित रूप से लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से हुआ जिसका अर्थ है मास्क या मुखौटा। ठीक है, मास्क या मुखौटा इसका अर्थ होता है, पर्सोना शब्द से हुआ। तो ऑप्शन नंबर आपका बी आपका सही आंसर होगा। अगला आपका प्रश्न है कि वह क्षमता, प्रश्न नंबर 23 है, वह क्षमता जिसके द्वारा व्यक्ति स्वयं के संबंध में जानता है कहलाता है समन्वय, गत्यात्मकता, आत्मचेतना। तो आत्मचेतना ही होगा, स्वयं के बारे में जानना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होगा। अगला आपका प्रश्न है कि देखिए आत्मबोध नहीं होगा, आत्मचेतना ही रहेगा। अगला आपका प्रश्न स्पीयरमैन द्वारा प्रस्तुत सिद्धांत है, एक कारक द्विकारक है, तो द्विकारक ही है, तो ऑप्शन डी ही सही होगा यहाँ पे सिंपली, एस कारक और जी कारक। ठीक है, और अगला आपका प्रश्न 25वां कि गिलफोर्ड ने बुद्धि की व्याख्या की है एक प्रक्रिया के रूप में, एक उत्पाद के रूप में, निर्णय ले सकने की योग्यता के रूप में, या उपयुक्त तीनों के रूप में। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा यहाँ पे, सभी के रूप में किए, 3 तत्व इन्होंने बताए गिलफोर्ड ने। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे जो वो सही उत्तर इस प्रश्न का रहेगा। ठीक है, 26 का प्रश्न देखिए, शिक्षण कार्य में केंद्रीय भूमिका में कौन होता है, शिक्षक होगा, पाठ्यक्रम होगा, अध्यापक होगा या मूल्यांकन होगा। तो शिक्षक होगा, अध्यापक होगा, पाठ्यक्रम होगा, छात्र होगा या मूल्यांकन होगा। तो निश्चित ही ऑप्शन नंबर सी सही होगा, छात्र को ही जो वो शिक्षण में केंद्रीय भूमिका में रखा जाता है। अगला आपका प्रश्न क्रियात्मक अनुसंधान का महत्व है, क्या महत्व है, यह विद्यालय कार्य प्रणाली में संशोधन और सुधार करता है, बी यह विद्यालय के परंपरागत वातावरण को समाप्त करने का प्रयत्न करता है,
सी दोनों सही या इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, दोनों सही। देखिए क्यों, देखिए यह विद्यालय कार्य प्रणाली में संशोधन और सुधार करता है, ये बात ठीक है। अगला देखिए, यह विद्यालय के परंपरागत वातावरण क्या था, जिसमें सिर्फ पढ़ाई और उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा नहीं हुआ करती थी, ठीक है। पढ़ाई में भी किताबों को लिया और पढ़ दिया, तो ऐसी व्यवस्था को अभी समाप्त करने का कार्य कर रहा है क्रियात्मक अनुसंधान। निश्चित तौर पे नई नई चीज़ें इनोवेट कर रहे हैं वो, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी भी आपका सही उत्तर है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका सही आंसर हो गया। अगला आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक गुण शिक्षण से संबंधित नहीं है? आकांक्षा स्तर, रुचि, अभिप्रेरणा या बुद्धि। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक गुण जो वो शिक्षण से संबंधित नहीं है, शिक्षण से जो संबंधित नहीं है वो बताना है। तो आकांक्षा स्तर जो है वो आपका शिक्षण से संबंधित नहीं है, बाकी रुचि, अभिप्रेरणा, बुद्धि ये रहेगा, लेकिन आकांक्षा स्तर शिक्षण से संबंधित नहीं है, ठीक है। अगला आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से जन्मजात है प्रेरणा है, रुचि है, अभियोग्यता या अभिवृत्ति। अब देखिए मित्रों, यहाँ पे भी दो चीजें आ जाती हैं। रुचि अगर बात करें तो ये जन्मजात भी होती है, ठीक है, और आपकी ये अर्जित भी होती है। भाई रुचि जो दो प्रकार की है, जन्मजात और अर्जित, अपन ने जानते हैं इस चीज को। प्रेरणा आपकी क्या है, ये आपकी अर्जित है। अभिवृत्ति भी, एटीट्यूड जो वो भी आपका अर्जित है। अभियोग्यता जो है, एप्टीट्यूड, ये आपकी निश्चित रूप से शुद्ध रूप से जन्मजात मानी जाती है, अर्जित नहीं होती। तो गणितीय जो योग्यता होती है मित्रों, गणितीय योग्यता के लिए बोला भी जाता है गणितीय योग्यता क्या होती है, जन्मजात होती है। उसको अभ्यास के द्वारा और निखारा जा सकता है, ठीक है। सब में होती है क्षमता, उसको और निखार सकते हैं। तो अभियोग्यता यानी कि जन्मजात होगा ये, ऑप्शन नंबर सी जो वो सही आंसर इसका रहेगा, ठीक है। और अगर अपन देखें, देखिए रुचि के बारे में, तो ये अर्जित भी होती है, इसलिए इसको अपन सही नहीं करेंगे। ज्यादा सही ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होगा, अभियोग्यता, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अगला आपका प्रश्न है कि बालकों के संवेगात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रकार का वातावरण अधिक उपयुक्त है? उदासीन, प्रभुत्ववादी, सहयोगपूर्ण या अनुमत या वर्जनाहीन। तो देखिए यहाँ पे जो आपका आंसर होगा कि बालकों के संवेगात्मक विकास में निम्नलिखित में से किस प्रकार का वातावरण सही होगा। तो देखिए यहाँ पे उदासीन और प्रभुत्ववादी तो बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पे सही आंसर होगा अनुमत या वर्जनाहीन। इसका मतलब अनुमत का मतलब उसको अनुमति होना, ठीक है, स्वतंत्रता उसको एक प्रकार से देना। वर्जनाहीन यानी वही बात है, वर्जनहीन। वर्जनहीन का मतलब क्या है कि यानी कि उसको किसी कार्य को करने के लिए अपन टोके नहीं, रोके नहीं, उसको स्वतंत्रता दें पूरी कक्षा में, एक प्रकार से उसको सीखने के लिए उस प्रकार का स्वतंत्रता पूर्वक वातावरण उसको दें। संवेगात्मक विकास तभी उसका भली प्रकार से होगा, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी जो है, भाई अपन उसको डरा के रखेंगे, धमका के रखेंगे, प्रभुत्ववादी नीति अपनाएंगे, तो क्या संवेगात्मक रूप से बच्चे का विकास हो पाएगा? भाई वो अपने संवेग बाहर ही नहीं डाल पाएगा। अगर अपन कक्षा में उसको स्वतंत्रता देंगे तो निश्चित रूप से वो अपने संवेगों को बता पाएगा। गुरुजी अपने को डांटेंगे नहीं, अपन जो भी अपने मन में वो अपन आराम से बोल सकते हैं। गुरुजी अपने को डांटेंगे नहीं, बल्कि अच्छी बात बताएंगे, समझाएंगे। तो ये अगर भावना होगी तो स्वतंत्रता हो गई, ये तो है ना। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही उत्तर होगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी नहीं किया, ज्यादा सही आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन डी में ही सी समाहित हो जाएगा, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का उत्तर होगा। तो ये थे मित्रों आज के 30 प्रश्न। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे प्रश्न आपको लगे होंगे। कुछ अलग प्रश्न थे, तो 30 में से आपके कितने सही हुए कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसी प्रकार के प्रश्न अगर आप लोग करना चाहते हो तो ज़रूर से ज़रूर चैनल से जुड़िएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सकें। और साथियों, जिन भी बच्चों ने जो है पढ़ाई को रोक दिया है वो दोबारा स्टार्ट कर लीजिए, फ़ायदे में रहोगे, मेरा यही कहना है। और देखिए पढ़ाई जो वो एक ऐसी चीज़ है जो लगातार जारी रहे तो ज़्यादा अच्छी रहती है, अदरवाइज़ सारी चीज़ें अपन दोबारा भूलने लगते हैं, सारी चीज़ें नहीं लगने लगती हैं दोबारा से। तो चलिए मित्रों, उम्मीद करूँगा आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलेंगे अपन अगले वीडियो में एक और शानदार मॉडल पेपर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।